नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं वो सभी आपको सॉल्व करवा रही हूँ, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपको वो कैसे लग रहे हैं मुझे अपना रिव्यू देना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस क्रिया आधारित अधिगम की बात की है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एज विजुअलाइज्ड बाय महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम गांधी जी का शिक्षा दर्शन देख लेंगे। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का शिक्षा दर्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गांधीयन फिलॉसफी। महात्मा गांधी जिस किसी भी सिद्धांत की बात करते थे पहले उसे करके देखते थे। ये बहुत कॉमन और बहुत सभी को पता है कि गांधी जी स्वयं करने में विश्वास रखते थे। जो भी काम या जो भी चीज़ वो चाहते थे कि लोग करें वो खुद उस काम को करना शुरू कर देते, जिससे लोग उन्हें देखकर वो काम करना शुरू कर देते थे। तो यही वाली बात है, महात्मा गांधी जी जिस भी किसी सिद्धांत की बात करते थे उससे पहले करके देखते थे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन तथा पद्धति समय समय पर किए गए प्रयोगों का परिणाम थी। फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम में एक अखबार निकाला। आश्रम के प्रेस में वह छपता था। प्रेस को केंद्र मानकर उन्होंने शिक्षा के प्रयोग स्वयं एवं आश्रम के बच्चों पर किए। ठीक है, कहाँ पे? टॉलस्टॉय आश्रम में अखबार निकाला था और जो अखबार छपता था वो आश्रम के प्रेस में ही छपता था। और प्रेस को केंद्र मानकर क्या किया उन्होंने, शिक्षा के प्रयोग स्वयं अपने और आश्रम के बच्चों पर किए। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से प्रभावित था। महात्मा गांधी जी को विद्यमान शिक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष था। मतलब महात्मा गांधी को जो उस टाइम पे शिक्षा प्रणाली रही होगी वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, वो उसके प्रति असंतोष रखते थे। महात्मा गांधी यह मानकर चलते थे कि भारत का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कल्याण शिक्षा की पुनर्रचना से भी संभव है। उन्हें लगता था कि अगर हम शिक्षा के जितने भी शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अगर हम इसको कुछ बदल दें या इसकी पुनर्रचना कर लें तो भारत का क्या हो जाएगा, सामाजिक भी विकास भी हो सकता है, आर्थिक भी, और राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक चारों प्रकार के कल्याण हो सकते हैं अगर हम अपनी शिक्षा की पुनर्रचना कर लें। आगे हम देखते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन का प्रमुख आधार क्या था। बेसिस ऑफ गांधी जी एजुकेशनल फिलॉसफी। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है, शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद। तो आइडियलिज्म इन एजुकेशनल फिलॉसफी। महात्मा गांधी का संपूर्ण दर्शन, शिक्षा दर्शन आदर्शवाद की प्राप्ति के लिए है। महात्मा गांधी का जो संपूर्ण शिक्षा दर्शन है वो आदर्शवाद की प्राप्ति के लिए है। वे स्वयं आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। उनका कहना था जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वरोपलब्धि है। मानव की सभी क्रियाएं सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक ईश्वर दर्शन के निर्देशित होती हैं। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन में उनका आदर्शवाद था। वो उनका कहना था कि वे क्योंकि वो स्वयं आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे तो उनका कहना था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की उपलब्धि है, यानी ईश्वर को पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, ये सभी ईश्वर के दर्शन से ही निर्देशित होती हैं। नेक्स्ट था गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद। पहले था आदर्शवाद, अब आया है प्रकृतिवाद। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को प्रकृतिवादी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह बालक की शिक्षा को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करना चाहते थे। थर्ड है गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद। पहले आदर्शवाद देखा था हमने क्योंकि वो आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। प्रकृतिवाद को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो बालक की शिक्षा को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करना चाहते थे। और थर्ड है गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को प्रयोजनवादी क्यों कहा गया, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह बालक को उसकी रुचि के अनुसार क्रिया करके सीखने पर बल देते थे। तो वो ये चाहते थे कि आदर्शवादी भी थे, प्रकृतिवाद का भी गुण था, प्रयोजनवाद भी वो दिखाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि बालक अपनी रुचि के अनुसार क्रिया करके सीखे। फिर है व्यवहारिक शिक्षा दार्शनिक। ठीक है,
प्रैक्टिकल एजुकेशन फिलोसफर। महात्मा गांधी जी की यह विशेषता थी कि आचार तथा विचार में सदैव संतुलन रखते थे। पहले वो प्रयोग करते थे और उसी के आधार पर विचारों को व्यक्त करते थे। समझ गए आप? मतलब पहले वो जो अब वो कर रहे हैं उसमें और जो वो सोच रहे हैं उनमें संतुलन रखते थे। पहले वो प्रयोग कर लेते थे और उसके बाद उसके आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते थे। नेक्स्ट है गतिशील शिक्षा दर्शन, डायनामिक एजुकेशनल फिलॉसफी। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का गतिशील पहलू था। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं को लिया है। उद्देश्य से लेकर परिणाम तक उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आगे देख लेंगे बालक महत्वपूर्ण। उनके अनुसार क्या था कि चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। बापू के शिक्षा दर्शन में बालक को साधन से महत्वपूर्ण माना गया है। सारी शिक्षा ही बालक को दी जाती है, साधन तो साधन ठहरे। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये था कि साधन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट क्या है, बालक है। बालक को समझ में आना चाहिए, बालक अपने अनुसार सीखना चाहिए, ये सब चीज़ें क्योंकि वो सोचते थे। सच्ची शिक्षा, ट्रू एजुकेशन। महात्मा गांधी जी ने बालक को सच्ची शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। उनके विचार में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? सच्ची शिक्षा भी कहा। उद्योग केंद्रित, क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए। गांधी जी ने करके सीखने की विधि का अनुकरण करते हुए शिक्षा को उद्योग केंद्रित किया है। बालक जो भी सीखे वह उद्योग केंद्रित हो। मतलब ऐसा ना हो कि बस ऐसे ही पढ़ते चले। उनका कहना था कि जो भी सीखे वो उद्योग केंद्रित हो, उससे वो अपना जीवन यापन कर सके, उद्योग लगा सके। उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण का आर्थिक तथा शैक्षिक दोनों प्रकार का महत्व होता है क्योंकि वो उससे अपनी अर्निंग भी कर सकता है और सीख भी सकता है। शिक्षा का मूल्य मानव के संपूर्ण विकास में निहित होता है। यह उद्योग के द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का संकेत है। नेक्स्ट है क्रिया तथा अनुभव, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में क्रिया तथा अनुभव का स्थान बहुत है। विद्यालय कार्य, प्रयोग तथा खोज का केंद्र स्थल होता है। इसका पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होता है क्योंकि विद्यालय क्या है, कार्य, प्रयोग और खोज का केंद्र स्थल होता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे शिक्षण, विद्यालय तथा छात्र सभी अपना अपना खर्चा निकाल लें। मतलब सेल्फ डिपेंड रहे। ऐसा ना हो कि छात्र पढ़ रहा है लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर अपनी जीवन यापन नहीं कर पा रहा, आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा। ऐसा नहीं हो, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। यथार्थ परिस्थिति, कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन। महात्मा गांधी जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के मध्य शिक्षा देना चाहते थे। उनका ऐसा विचार था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष यही है कि वे जीवन के यथार्थ से परे है। उनके विचार में प्रत्येक शिक्षा शास्त्री एवं वह व्यक्ति जो छात्रों के लिए कुछ भी करता है, उसने यह महसूस किया कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। यह विधि भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, ग्राम और गृह के मध्य शिक्षा संपर्क स्थापित नहीं करती। ठीक है, तो हम देख लेंगे एक बार जो शिक्षा दर्शन के प्रमुख आधार क्या क्या थे। शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद, व्यवहारिक शिक्षा दार्शनिक, गतिशील शिक्षा दर्शन, बालक महत्वपूर्ण, सच्ची शिक्षा, उद्योग केंद्रित, क्रिया तथा अनुभव हो और आत्मनिर्भरता हो और यथार्थ परिस्थिति। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। तो हम देख लेते हैं अब गांधी जी के शिक्षा दर्शन का क्या मूल्यांकन किया जा सकता है। गांधी जी के संपूर्ण शिक्षा दर्शन का परिचय प्राप्त करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय एवं जीव शास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण एवं स्वस्थ है। सेकंड है उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी क्रियाओं के माध्यम से बौद्धिक विकास में विश्वास रखती है। थर्ड है शारीरिक विकास पर पर्याप्त बल देती है। फोर्थ है कल्पना के विकास में सहायक होती है। फिफ्थ है भाषा एवं विषयों की दृष्टि से स्वस्थ है। और सिक्स्थ हमारा हो जाएगा समाजशास्त्रीय रूप में यह शिक्षा दर्शन अहिंसक व्यवस्था का लाभदायक सूत्र है। अनुशासन की कला, स्वायत्त सरकार, विस्तृत दृष्टिकोण, सहनशीलता और अच्छे पड़ोसीपन का विकास करती है। स्वयं गांधी जी के अनुसार क्या है, यह ग्राम तथा नगर के मध्य अच्छे संबंध प्रदान करती है और इस प्रकार यह विद्यमान सामाजिक असुरक्षा को दूर करने का प्रयत्न करती है एवं जनता में विषमतापूर्ण संबंधों को परिष्कृत करती है। ठीक है, आप समझ गए। शिक्षा दर्शन के पश्चात हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग कि जो शिक्षा है वो हमने देखा क्या था। पहला, शिक्षा दर्शन मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय एवं जीवशास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ है। उद्देश्यपूर्ण उपयोगी क्रियाओं के माध्यम से बौद्धिक विकास में विश्वास करती है। शारीरिक विकास पर पर्याप्त बल देती है।
कल्पना के विकास में सहायक होती है, भाषा एवं विषयों की दृष्टि से स्वस्थ है, और समाजशास्त्र के रूप में शिक्षा दर्शन अहिंसक व्यवस्था का लाभदायक सूत्र है। अनुशासन की कला, स्वायत्त सरकार, विस्तृत दृष्टिकोण, सहनशीलता और अच्छे पड़ोसीपन का विकास करती है। ठीक है, और गांधी जी के अनुसार क्या है कि ग्राम तथा नगर के मध्य अच्छे संबंध प्रदान करती है, और यह विद्यमान जो सामाजिक असुरक्षा है हमारी, उसे दूर करने का प्रयास करती है और जनता में विषमतापूर्ण संबंधों को परिष्कृत करती है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में सभी दार्शनिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हमने अभी देखी थी? आदर्शवाद, मानव की श्रेष्ठता, आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व, धार्मिक शिक्षा का महत्व, मानवीय मूल्यों का संरक्षण, सर्वांगीण व्यक्ति का विकास। सेकंड है प्रकृतिवाद, भी देखने को मिलता है, स्वतंत्र वातावरण में बालक की क्रियाशीलता में विकास। प्रयोगवाद भी हमने देखा था, निरंतर प्रयोगों से ही पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन प्रगतिशील रहा है। आदर्शवाद के साथ प्रकृति और प्रयोजन को मिलाकर दर्शन का पूर्णत्व को प्राप्त होना है। ठीक है, मतलब गांधी जी का जो आदर्शवाद भी था, प्रकृतिवाद भी था और प्रयोगवाद, वो तीनों में बिलीव करते थे। इसलिए एमएस पटेल ने ठीक ही कहा है कि उनका शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी, उद्देश्य में आदर्शवादी और कार्यक्रम एवं कार्यविधि में प्रयोजनवादी है। क्या? योजना में तो प्रकृतिवादी, उद्देश्य में आदर्शवादी और कार्यक्रम एवं कार्यविधि में कैसा है? प्रयोजनवादी है। शिक्षा दार्शनिक के रूप में गांधी जी की वास्तविक महानता इस बात में है कि उनके दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक हो गई हैं। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि खाली आदर्शवाद ही श्रेष्ठ है या प्रकृतिवादी श्रेष्ठ है या प्रयोगवादी श्रेष्ठ है। नहीं, उन्होंने तीनों को मिलाकर एक करके एक ऐसे सिद्धांत को जन्म दिया जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा। मतलब कुछ चीज उन्हें आदर्शवाद की बहुत अच्छी लगती थी, कुछ प्रकृतिवाद की, कुछ प्रयोजनवाद की, तो उन्होंने जो सबको मिक्स करके एक ऐसी सिद्धांत को जन्म दिया कि जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा और मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार गांधी जी का शिक्षा दर्शन युग की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन रहा है। ठीक है, अभी हमने गांधी जी का शिक्षा दर्शन देखा, अब हम रविंद्रनाथ टैगोर पर का क्रिया आधारित अधिगम देखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एज विजुअलाइज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक, दर्शन युक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, हमने गांधी जी के में क्या पढ़ा था कि गांधी जी जो भी करते थे उसको, मतलब जो भी कहते थे पहले उसे करने में विश्वास करते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक, दर्शन युक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। इनके ऊपर किसका प्रभाव था? इनके परिवार का। उन्होंने आदर्शवादी दर्शन को अपनाया एवं सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों में अटल विश्वास करते हुए आध्यात्मिकता को प्राप्त करना मानव जीवन का उद्देश्य माना। जो गांधी जी थे उन्होंने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद तीनों को मिक्स करके एक नया सिद्धांत दिया, जिसका जो मतलब मेन सिद्धांत था वो ये था कि वो आज के युग की आवश्यकताओं को पूरी कर दें। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या था? इन्होंने आदर्शवादी दर्शन को अपनाया, सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को अटल विश्वास करते हुए आध्यात्मिकता को प्राप्त करना इन्होंने अपने मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना। स्मरण रहे कि आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ईश्वर की सत्ता को अवश्य स्वीकार करते थे, परंतु उन्होंने ईश्वर को केवल सर्वोच्च मानव के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर को ऐसे नहीं माना कि वो एक भगवान है, उन्होंने उन्हें एक श्रेष्ठ पुरुष की तरह, एक अच्छे मानव की तरह स्वीकार किया। सृष्टि को उसकी अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण किया। वस्तु स्थिति यह है कि टैगोर अद्वैतवादी थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, हमें ईश्वर को खोजते हुए उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमें इस संसार से मुक्ति दिला सके तथा अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित कर सके। क्या लिखा है उन्होंने? कि हमें ईश्वर को खोजते हुए उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमें इस संसार से मुक्ति दिला सके तथा अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित कर सके। टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर एक है, उसने मनुष्य की प्रकृति की रचना की है। वे कहते थे कि हम उसमें तथा उसके द्वारा मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एकत्व की स्पष्ट झलक देखते हैं।
क्या कहते थे कि हम उसमें तथा उसके द्वारा मनुष्य मनुष्य के बीच और मनुष्य व प्रकृति के बीच एकत्व की स्पष्ट झलक देखते हैं। अतः उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया। इन्होंने आदर्शवाद को माना था। ध्यान देने की बात यह है कि टैगोर मानवतावादी भी थे। आदर्शवादी हमने अभी पढ़ा है कि आदर्शवादी थे, ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में स्वीकार करते थे और सृष्टि को उसकी अभिव्यक्ति के रूप में मानते थे। लेकिन ये टैगोर जो थे मानवतावादी भी थे। उन्होंने मानव को ईश्वर का रूप माना और विभिन्न शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास का समर्थन करते हुए मानव और मानव के बीच पाए जाने वाले विभाजन अथवा मतभेद की निंदा करते हुए आपसी एकता पर बल दिया। इनका कहना था कि जो मानव है वो भी भगवान का रूप है, किसी भी मानव और मानव के बीच में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सामंजस्यपूर्ण विकास का समर्थन करते थे और मानव के बीच जो भी विभाजन या मतभेद है उसकी ये निंदा करते हुए किस पे बल देते थे? आपसी एकता पर बल देते थे। संक्षेप में अगर हम देखें, टैगोर मानव को सम्मान तथा स्वतंत्रता दिलाकर उसकी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते थे, जिसके लिए मानसिक तथा नैतिक प्रगति परम आवश्यक है। अतः उन्होंने मानसिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। किस पे बल दिया इन्होंने? मानसिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बल क्यों दिया? क्योंकि ये मानव के बीच का मतभेद और जितनी भी निंदा थी वो खत्म करके आपसी एकता पर बल देना चाहते थे। और जबकि गांधी जी का हमने क्या पढ़ा था? गांधी जी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो हमारे जीवन यापन करा सके, हमें आत्मनिर्भर बना सके, हमने पढ़ा था। टैगोर केवल दार्शनिक तथा समाज सुधारक ही नहीं थे, वे राष्ट्रवादी भी थे। वे भारत को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाने, आपसी भेदभाव मिटाने तथा निर्धनता एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल दिया। अब हमने टैगोर जी का पढ़ लिया, अब हम टैगोर का शिक्षा दर्शन देख लेते हैं। टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इनके एजुकेशन के रूप में क्या फिलॉसफी थी? टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल व प्रेम है। किस किस में प्रेम है? प्रकृति, मानव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अतः सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित होनी चाहिए। मैंने आप बताया ना, ये मानव के बीच निंदा और ये जितनी भी मतलब आपसी मतभेद को नहीं चाहते थे। तो इन्होंने अभी इनका शिक्षा दर्शन में भी यही है कि वर्तमान की सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना को देखना चाहते थे। टैगोर के समय की क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा का घोर विरोध किया और बताया कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालक को जीवन तथा विश्व के ईश्वर से मिलने से पूर्णतया अवगत कराएं तथा दोनों के मेल के मध्य संतुलन स्थापित करें। क्या था इनका जो उद्देश्य था? इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था कि बालक को जीवन और विश्व के स्वर से मिलन से पूर्णतया अवगत कराएं और दोनों के मेल के मध्य क्या करें? संतुलन स्थापित हो जाए। टैगोर ने इस आदर्श को अपने विश्व भारती में पूरा किया। आगे देखते हैं। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। क्या मानते थे ये मानते थे कि शिक्षा जब भी प्राप्त करे बालक, उसको स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। इसके लिए उसे हर प्रकार के बंधनों से अलग रखना चाहिए। वह कक्षा में डर के सारे अजायब घर के नमूनों की भांति चुपचाप बैठा रहेगा। अतः मतलब उसे किसी बंधन में ना रखें। अगर बच्चे को बंधन में रखोगे तो वो कक्षा में डर की वजह से बिल्कुल जैसे अजायब घर के नमूने बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं, अपनी कुछ एक्टिविटी नहीं करते, बिल्कुल डरे डरे रहते हैं। मतलब बच्चा भी ऐसा रहेगा, इस बालक ऐसा रहेगा। उनका ये मानना था कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अतः रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। रूसो भी मानते थे कि बच्चे को प्रकृति से सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है और टैगोर भी क्या मानते थे कि प्रकृति ही बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा दे सकती है। वे कहते थे कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए। उसकी मात्रा तथा पाठन विधियों का प्राकृतिक होना बालक के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इस प्रकार के शैक्षिक वातावरण से बालक और प्रकृति के मध्य वास्तविक संपर्क स्थापित होता है, जिससे बालक को प्रसन्नता तथा आनंद का अनुभव होते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब उनका कहना है कि जो बच्चा प्रकृति से संबंध स्थापित करेगा, उनसे संपर्क स्थापित करेगा, तो बालक खुश होगा और आनंद का अनुभव करते हुए प्रकृति से बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेगा।
इस दृष्टि से टैगोर ने अपनी शैक्षिक संस्था शांति निकेतन को नगर के कोलाहल से बहुत दूर प्रकृति की खोज में खोला। क्यों? क्योंकि शोर शराबा नहीं होगा, बिल्कुल शांत माहौल, प्रकृति के संपर्क में बच्चा रहेगा और प्रकृति से ही सीखेगा। टैगोर ने बालक की स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक शिक्षा पर बल अवश्य दिया, परंतु समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने शिक्षा को समाज की जीवनदायिनी धारा माना तथा समाज सेवा का साधन माना। वो प्राकृतिक शिक्षा पर बल देते थे, लेकिन वो समाज सुधारक भी थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा को क्या माना कि समाज की जीवनदायिनी धारा है और समाज सेवा का एक साधन है। टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे, अतः समाज से उनका तात्पर्य संकुचित न होकर विश्व समाज था। वे कहते थे कि शिक्षा को जीवन के अनुसार होना चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो इससे समाज को कोई लाभ न हो सकेगा। इस दृष्टि से शिक्षा को प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए तथा उसकी व्यवस्था इन दोनों की संगति में ही होनी चाहिए। टैगोर ने स्वयं लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। ठीक है। टैगोर ने प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति तत्कालीन नीरस तथा निष्क्रिय शिक्षा पद्धति की कृत्रिमता का विरोध करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से पूर्ण होनी चाहिए, उसे जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। मतलब वो ऐसी निष्क्रिय और नीरस शिक्षा पद्धति के विरोधी थे और वो कहते थे कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो जीवन से पूर्ण हो, मतलब जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित हो। इस संबंध में टैगोर का विचार था कि बालक का विकास उसकी रुचियों तथा आवेगों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से स्वतंत्र प्रयासों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने के अवसर मिलने परम आवश्यक है। और प्रत्यक्ष स्रोत वो किसे मानते थे? प्रकृति को। स्वतंत्र प्रयास उनका क्या मानना था? स्वतंत्र प्रयास था कि बालक को खुला छोड़ दो, उस पर बाउंडेशंस नहीं हो, जिससे वो अपने आप प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकृति के द्वारा अर्जित कर सके। अतः टैगोर ने बालक की शिक्षा के लिए निम्न विधियों को उपयुक्त माना और उनका प्रयोग अपनी प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था शांति निकेतन में किया। फर्स्ट है भ्रमण के समय पढ़ाना, टीचिंग वाइल वॉकिंग। उनका मानना था, टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और न ही उसके शरीर पर। क्या मानते थे ये? कि कक्षा में जो बालक पढ़ता है उसका प्रभाव न तो उसके बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और न ही उसके शरीर पर पड़ता है। ठीक है। ऐसी गतिहीन शिक्षा व्यर्थ है। वे कहते थे कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियां सतर्क रहती हैं, अतः वे विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से टैगोर के ही शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। किसने माना? ये माना था टैगोर ने। तो टैगोर का क्या विश्वास था कि अगर कक्षा में जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो शिक्षा ना तो उसके माइंड में रहती है ना उसके बॉडी पे रहती है, तो ये गतिहीन शिक्षा व्यर्थ है। वो मानते थे कि जब बच्चा भ्रमण कर रहा हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देख रहा हो, वो उसके विषय में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है वाद विवाद व प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रट लेने से ही सीमित नहीं होती, अपितु वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होती है। मतलब वो ये नहीं मानते थे कि बच्चे ने अगर बुक्स बहुत सारी पढ़ ली हैं, उन्हें रट लिया है तो उसे शिक्षा मिल गई। नहीं, उनका मानना था कि वो शिक्षा वास्तविक शिक्षा है जो वो अपने जीवन और समाज के अध्ययन पर आधारित हो। वे कहते थे कि बालक को प्रश्नों तथा उत्तरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही नहीं, उनके समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं को रखना चाहिए जिससे वे इन समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा आसानी से निकाल सके। इनका मानना था कि बच्चा वाद विवाद द्वारा, क्वेश्चन आंसर के द्वारा बहुत अच्छे से सीख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड को गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चा एक्टिविटीज करके सीखता है, इन्होंने भी माना था। देख लेते हैं क्या बोला था। टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया। उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया। टैगोर क्रिया के सिद्धांत में इतना विश्वास करते थे कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय भी उनसे पूछे क्या मैं दौड़ आऊं, तो वो कहते थे अवश्य। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ने, फल तोड़ने, कूदने फांदने से थकावट दूर हो जाती है और बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छी दशा में आ जाता है। मतलब इनका क्रिया विधि से ये मतलब था कि
ऐसा नहीं है बच्चा एक जगह बैठ गया और बैठ के बस वहीं पढ़ता जा रहा है, रटता जा रहा है, नहीं, मतलब घूमते हुए पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करते हुए पढ़ो, अब एक्टिविटीज़ करते हुए पढ़ो। देखो जैसे पेड़ पर चढ़ना, फूल तोड़ना, कूदना फांदना, ये सब चीज़ से मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है और बच्चा अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने की दशा में आ जाता है। जबकि मतलब इन सब इनके क्या क्या थे मेथड, हमने 3 देख लिए हैं, भ्रमण के समय पढ़ाना, वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, और नेक्स्ट है क्रिया विधि। तो ये आज बस इतना ही, ये मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसा लगा मुझे बताना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।